हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि आप आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। जो मेरा आज का वीडियो है, ये आपको क्लास 10th के जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। तो परीक्षा के डेट्स आ चुके हैं, आपको तैयारी करना ठीक से शुरू कर देना होगा। और अभी आप कर ही रहे होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा मेरी ओर से भी मदद के तौर पर कुछ देना चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप मार्क्स अच्छा भी ला सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले ये बता दूं किस प्रकार का क्वेश्चन होगा आपके लिए। आपके पास मॉडल क्वेश्चन आ चुका होगा, आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो भी अपने स्कूल में दे दिया होगा। तो ये आपका तैयारी का पहला चरण है। अब क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट जानिए, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 52 होगी, जिसमें से 1 से 30 तक का जो क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, जो 1 मार्क का होगा। आपको 30 गुना 1 यानी कि 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। टोटल मार्क 80 है। आपका 80 में 30 मार्क्स जो होगा एमसीक्यू होगा। आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा 31 से 38 तक का क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका मार्क है 2, यानी 2 गुना 12 यानी 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अगले देखते हैं हम लोग 39 से 46 तक। यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन में आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 6 गुना 3 यानी कि 18 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब अगला है 47 to 52। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें 5 चौके 20 यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये आपका जैक का है। सीबीएसई का जो क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट है वो थोड़ा सा अलग है। तो अभी ये जो ब्लूप्रिंट यहाँ दिया गया है ये जैक के अनुसार है। तो इसको आपको ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। अब हम लोग मैं बता दूं कि तैयारी करने के लिए आपको एमसीक्यू में मार्क्स अच्छा लाना होगा। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिश कीजिए आप 25 से ज़्यादा स्कोर करें। उसके लिए जहाँ जहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहा है, जितने भी मॉडल प्रश्न दिए गए हैं, सबको ठीक से तैयारी कर लें, उसको रट लें, ताकि उसके लिए आपको ज़्यादा सोच विचार ना करना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है जब टाइम उस वहाँ पर कम होता है। तो इसको ध्यान देते हुए आपको एमसीक्यू को पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा होगा? मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य में ही जीवन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ये तो आप आसानी से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अमीर गरीब के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। सरकार और न्याय संगत में कन्फ्यूजन लगता है, तो सरकार के हिसाब से भी नहीं होता है, क्योंकि न्याय संगत होना चाहिए। सरकार अपने हिसाब से नहीं सोच सकती है। इसको उस प्रकार सोचना है जिससे ये समाज के सभी लोगों की उपयोगिता को ध्यान में रखा जा सके। उनके लिए संसाधनों और मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए न्याय संगत व्यवस्था होनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? निकोबारी नाम से स्पष्ट है, स्थान से संबंधित है। तो वे सारे जनजातियां या वे सारे वस्तु जो स्थान से संबंधित होती है वो स्थानिक जातियों में आएंगे। तो इसका आंसर होगा स्थानिक जातियां। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी कि मिला हुआ नहीं है। हीराकुंड जो है महानदी में है, बिल्कुल सही है। भूमिगत जल टैंक को टाका कहते हैं, ये भी सही है। इल्तुतमिश को
इल्तुतमिश ने हौज खास बनवाया था जो दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही है। और गंगा में भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये गलत है क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पांचवी, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। आप जानते होंगे खरीफ ऋतु को वर्षा ऋतु में और रबी फसल को शीत ऋतु में उत्पादन के लिए लगाया जाता है और अप्रैल मई के आसपास में काट लिया जाता है, जैसा कि चना, गेहूँ, ये सब आपने देखा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय जो है रोपण कृषि का उदाहरण है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि चाय की जो खेती होती है एक बड़े से क्षेत्र में एक ही प्रकार का फसल लगाया जाता है जो कि चाय होता है। चाय की खेती होती है। आपने असम में देखा होगा, गुवाहाटी और असम में ही तो गुवाहाटी है, असम और कुछ कुछ क्षेत्रों में आपने इस प्रकार की खेती देखी होगी या सुनी होगी। तो इसका आंसर जो होगा रोपण कृषि होगा, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन जो है, झारखंड के गोवा और नौमुंडी में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो झारखंड के गोवा और नौमुंडी में लौह अयस्क पाए जाते हैं, ये आप भली भांति आप जानते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पाइपलाइन आपने देखा होगा, आपके गांव शहर में बहुत सारे पाइप बिछे होते हैं जो ज़मीन के नीचे से जाते हैं। तो इनमें किस चीज़ का सप्लाई होता है? पानी भी होता है, कच्चा तेल भी होता है, पेट्रोल उत्पाद होता है। तो आपके गांव और शहरों में कच्चा तेल वगैरह पेट्रोल तो आसपास में आपने कम देखा होगा, लेकिन ये वहाँ पर दिख जाएगा जहाँ पर पेट्रोल तेल शोधक कारखाना वगैरह है, वहाँ पर कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पाद का पाइपलाइन आपको दिख सकता है। और हमारे आसपास के क्षेत्र में पानी का पाइपलाइन दिख जाएगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ये तो आप बहुत पहले से ही जानते होंगे कि 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो इसका आंसर भी होगा 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो स्थानीय शासन व्यवस्था में 1/3 पद है महिलाओं के लिए आरक्षित। तो इसका आंसर होगा 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1954 से 1968 के बीच में। आपने भी 7 क्लास में रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ा ही होगा, जिसके समय से ये नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्यों की संविधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है भारत के राज्यों की विधानसभा कहने का मतलब वो चुनाव जिसमें हम अपने लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, तो इसमें ही विधानसभा यानी एमएलए का चुनाव करते हैं। तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो उसका उत्तर होगा 5% से कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय मतलब 2 दल हैं कहाँ पर? तो भारत में तो है, भारत में 2 से ज़्यादा है। अमेरिका में कितना है? अमेरिका में 2 दलीय है। ठीक है। और फ्रांस में भी ज़्यादा है, जर्मनी में भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्वेश्चन क्या है? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल जो था इसमें लोकतंत्र आया गया, ये बार बार चलता रहा, लेकिन परमानेंट जो अभी राजतंत्र समाप्त हुआ है वो हुआ है आपका 2008 में, है ना।
अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो बोल्विया जो जो है एक देश है जिसमें पानी का निजीकरण का खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसके लिए फेडेकोर जो संस्था है उसी ने अगुवाई किया था। क्वेश्चन नंबर 16, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल में शिशु मृत्यु दर, आप जानते होंगे केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। तो उसमें अपने इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? नियोजित मतलब जो रेगुलर जॉब होता है। तो रेगुलर जॉब जो है कृषि मजदूर तो है नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी ये हो सकता है ना। तो इसका आंसर होगा यही बी, लघु उद्योग के श्रमिक, ये भी इसका परमानेंट जॉब नहीं होता है। कबाड़ी वाला भी परमानेंट जॉब नहीं है, ये तो अपने मर्जी से करता है काम। तो इसका आंसर जो होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसी में काम करने वाला, या इंग्लिश में भी देख लीजिए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये है आपका रेगुलर जॉब, ठीक है, नियमित जॉब। क्वेश्चन नंबर 18 में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न कौन से उपाय किए जाते हैं? आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, ये तो बिल्कुल ध्यान दिया ही जाता है। सरकार हमेशा ध्यान देती है कि सिंचाई की सुविधा कैसे बढ़े, इससे नहरों की व्यवस्था की जाती है ना। बहुत जगह डैम वगैरह बनाए जाते हैं, चेक डैम बनाए जाते हैं, इन सब से भी सिंचाई की सुविधा में मदद मिलती है। और तरह तरह के अभी वैज्ञानिक उपकरण भी आ रहे हैं जिससे सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन 2 है विद्यालय अस्पताल की स्थापना। तो हाँ, विद्यालय अस्पताल की स्थापना होने से जॉब भी जब लोग पढ़ लिख जाएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जॉब भी मिलेगा, यानी ये भी ऑप्शन सही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई की भी स्थापना इसलिए हो रही है ताकि वो लोग आपका खाना सही से खा पाएँ, है ना, खाना सभी तक उपलब्ध हो पाए, इसीलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एजेंसी भारत सरकार की ओर से नोट जारी करती है? तो आप ये भी जानते होंगे कौन सी करेंसी नोट जारी करती है? रिजर्व बैंक ही जारी करती है। तो इसके लिए तो सोचना बिल्कुल ही नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिसमें अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो इन्होंने कर्ज लिया है, राम जो ब्याज दे रहा है 1.5 यानी 1.5% ब्याज जो है प्रति माह दे रहा है। 1.5% ब्याज प्रति माह यानी कि 12 गुना 1.5 यानी कि 15% ब्याज दे रहा है, जबकि श्याम जो है ये 8% ब्याज दे रहा है, प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। तो आप खुद ही सोचिए कहाँ से उसको लोन लेना अच्छा फायदेमंद रहा। यहाँ पर श्याम ने जो कर्ज लिया है वो बैंक से लिया 8% ब्याज दे रहा है, यानी वो फायदेमंद है, जबकि राम ने 12% ब्याज पे 15% पे उधार लिया, यानी राम की स्थिति सही नहीं है। तब ऑप्शन में देखते हैं, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करना पड़ा। ये बात सही लग रहा है आपको? नहीं, ये बात
गलत है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, राम की हालत ज़्यादा खराब क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं अगला, अच्छा, ऑप्शन बी में श्याम की हालत ज़्यादा खराब हो, तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि श्याम को तो 8% ब्याज देना पड़ रहा है, ये उसे ज़्यादा ब्याज कहाँ देना पड़ रहा है, उसे कम देना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। अब आता है ऑप्शन सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राम को 15% ब्याज देना पड़ रहा है, इसलिए उसकी हालत ज़्यादा खराब है। और डी में है, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, ये बात भी गलत, क्योंकि वो ब्याज दे रहा है, ले नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये लागू किया गया है आपका 2005 में, यानी ऑप्शन ए अक्टूबर 2005। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवरोध या बैरियर्स जो होते हैं उसको हटा लेना क्या कहलाता है? ये कहलाता है उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23, अर्नेस्ट रेनन किस देश के नागरिक थे या किस देश के दार्शनिक थे? ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। ये है फ्रांसीसी, ये जो थे फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये तो आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 से, यानी 1789 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 25, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ये भी आपका पहला ही चैप्टर में दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ज्यूसेपे मैत्ज़नी। ठीक है, यंग इटली, यंग यूरोप, दोनों की जो संस्थापक थे यही थे। अब है अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे हैं। उन्हीं के लौटने के बाद कुछ समय के बाद चंपारण का ही विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो था ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली। ये क्या थी? पशुओं में होने वाली एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो प्रकार के राष्ट्र थे, तो इसमें मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? इसमें ऑप्शन सी होगा आपका ब्रिटेन, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन थे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो होगा जेम्स हरग्रीव्स। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो थी जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाई गई थी। तो हम लोग का ये MCQ क्वेश्चन है, और इसके बारे में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।